नमस्कार, हरियाणा विशेष में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। खबरों की शुरुआत करते हैं। एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने नामांकन दाखिल कर लिया है। इस दौरान पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन में पीएम मोदी प्रस्तावक और राजनाथ सिंह अनुमोदक बने हैं। इतना ही नहीं, द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान एनडीए की एकजुटता भी नजर आई। द्रौपदी मुर्मू के नामांकन के दौरान तमाम बीजेपी नेता मौजूद रहे। इसके अलावा बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम भी मुर्मू के नामांकन में पहुंचे। इस दौरान जेडीयू बीजेपी के नेता भी शामिल हुए। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए द्रौपदी मुर्मू के बारे में कुछ जानकारी से रूबरू करवाते हैं। आपको बताते हैं कि आखिर राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू कौन है। 20 जून 1958 को ओडिशा में जन्म हुआ था द्रौपदी मुर्मू का। और आपको बता दें कि 1997 में पार्षद वाइस चेयरपर्सन वो नियुक्त हुई। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी दे दें कि द्रौपदी मुर्मू ओडिशा में बीजेपी बीजू जनता दल गठबंधन सरकार में मंत्री रही हैं। द्रौपदी मुर्मू के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि आदिवासी समाज से आती हैं द्रौपदी मुर्मू और इस बार आदिवासी समाज से राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार एनडीए ने द्रौपदी मुर्मू को नियुक्त किया है, नामांकन भर दिया है। साल 2000 से 2004 तक मंत्री भी रही हैं द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि उनके कार्यकाल को अगर हम देखें तो 2000 से 2004 तक मंत्री रही। 2007 में नीलकंठ पुरस्कार से सम्मानित की गई द्रौपदी मुर्मू। आपको ये भी बता दें कि महिला कैंडिडेट इस बार एनडीए की उम्मीदवार है। ओडिशा विधानसभा से सर्वश्रेष्ठ एमएलए के तौर पर सम्मानित हुई है द्रौपदी मुर्मू। अगर उनके हम पीछे कार्यकाल को देखें तो झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थी द्रौपदी मुर्मू। आपको बता दें कि महिला राज्यपाल के तौर पर भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिसमें झारखंड की वो पहली महिला राज्यपाल थी। 2015 से 2020 तक झारखंड की राज्यपाल रही हैं और अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार एनडीए की है। तो फिलहाल आपको बता दें कि झारखंड में उन्होंने राज्यपाल के पद पर कई बेहतरीन फैसले भी लिए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निवीरों के लिए वायुसेना में भर्ती प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। युवा भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। वायुसेना में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई तक चलेगा, जिसके बाद 24 जुलाई 2022 को ऑनलाइन परीक्षा होगी। आपको जानकारी देते हैं कि वायुसेना में अग्निवीर भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। आज से इसकी शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अग्निवीर वायु भर्ती के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। सबसे पहले आपको ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन अग्निवीर वायु भर्ती के लिए कराना होगा। इसकी शुरुआत आज से हो चुकी है। अग्निपथ vayu.cdac.in पर किया जा सकता है आवेदन। तो आपको बता दें कि इस पर आवेदन किए जा रहे हैं। उम्मीदवार अपनी बेसिक डिटेल्स के साथ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आज से ये साइट आपके लिए ओपन भी हो चुकी है। आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं ऑनलाइन माध्यम से। 5 जुलाई तक सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक रजिस्ट्रेशन होगा, यानी कि आखिरी जो तारीख है रजिस्ट्रेशन की वो 5 जुलाई है। अगर बात करें रजिस्ट्रेशन के बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा, तो फिलहाल आपको ये जानकारी दे रही है। रजिस्ट्रेशन के बाद भरना होगा ऑनलाइन फॉर्म। साथ ही आपको बता दें कि फॉर्म के साथ 250 रुपए का आवेदन शुल्क भी जमा करना होगा, यानी कि इसकी जो फीस है वो 250 रुपए है। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि 24 जुलाई 2022 को ऑनलाइन परीक्षा आयोजित की जाएगी इसके लिए। तो 24 जुलाई को यानी ठीक 1 महीने बाद 2022 को ऑनलाइन परीक्षा कराई जाएगी। आज से शुरुआत हो चुकी है। आज से ठीक 1 महीने बाद इसके लिए परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अग्निवीर योजना के विरोध में कई किसान संगठनों और कर्मचारी संगठनों ने अपना विरोध जताया। प्रदेश के कई जिलों में लघु सचिवालय सभी ने
सांकेतिक धरना दिया और योजना के विरोध में नारेबाजी भी की। बाद में इन सभी ने मिलकर जिला उपायुक्त के माध्यम से एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति के नाम भी सौंपा। ज्ञापन में जल्द से जल्द ये अग्निवीर योजना वापस लिए जाने की मांग उठाई। झज्जर, भिवानी, फरीदाबाद, पानीपत, रतिया और फतेहाबाद से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर अग्निपथ के विरोध में किसान सड़कों पर उतर आए। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने कहा कि अग्निपथ स्कीम देश और युवा दोनों के लिए फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि जो अग्निपथ योजना का विरोध कर रही है, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे। जो लोग होंगे उससे, जिसको मैं कहूँगा जनता का सैन्यकरण है एक प्रकार से, इजराइल में यही है। अगर लड़ाई हो जाए तो इजराइल के हर बेटा बेटी को, हर नारी और पुरुष को एक निश्चित समय के अंदर बॉर्डर पर पहुँचना पड़ता है लेटेस्ट हथियार लेकर। ये इसी कारण से वो सुरक्षित राष्ट्र है, मजबूत राष्ट्र है। तो हमारे यहाँ भी ये जो चीज़ बढ़ेगी तो और सुख, अमन, चैन बढ़ेगा बहुत सारी। जिसको फिर एक और भी बात है कि हमारे यहाँ अभी भी एक औसत एज निकालनी चाहिए कि किस उम्र में आदमी जाके लाइफ में सेटल होता है। बहुत सारे हमारे मैं देखता हूँ नौजवान 25 के बाद सेटल हो पाते हैं। तो ये इसलिए वो अगर जल्दी एक पैकेज मिलेगा 4 साल का और उस 4 साल का उपयोग हो जाएगा और उसके बाद कुछ राशि मिलेगी, एक अनुशासन मिलेगा, तो मुझे लगा कि एडिफिकेशन है, एक अचीवमेंट है। सर, विपक्ष ये कहा है कि रामायण में जाको मैं दारुण दुख दूँ ताकि मती पहले हर ले। इसलिए मैं तो ये कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे, अच्छी योजनाओं का समर्थन करना सीखें, जब जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाएं। ऐसे गैर जिम्मेदार विपक्ष की तरह से चलेंगे और इस प्रकार के जो निर्णय लेंगे जो बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है, तो निश्चित रूप से उस दल की छवि खराब होती है, लोग उसको स्वीकार करना बंद। चलिए आगे बढ़ते। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ सोनीपत पहुंचे और निकाय चुनाव में बीजेपी पार्टी की जीत को लेकर जनता का धन्यवाद किया। वहीं कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि चुनावी निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी पहले मैदान छोड़कर भाग गई थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए भी बीजेपी तैयार है। देखिए, जनता का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू। जनता ने बहुत आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है और कार्यकर्ताओं ने भी बहुत परिश्रम किया है और केंद्र और राज्य सरकार की जो उपलब्धियाँ रही हैं उससे भी लोग खुश रहे हैं। तो तीनों का एक मिला जुला असर इस चुनाव परिणाम में है। कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग गई थी। अब कांग्रेसी भाई जो है वो ज्ञान दे रहे हैं लोगों को कि हमको कितने वोट मिले, उनको कितने वोट मिले, अपने तो बताते नहीं। मैदान छोड़ के भाग गए, समर्थन करते फिर रहे थे, 2-2 दिन बैठे रहे जाके और उनके सब जगह जो है कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। सर, गोहाना में वो झज्जर हो, चाहे गोहाना हो, चाहे वो सोनीपत की बाकी तो हमारी गन्नौर की कुंडलीवाड़ी सीटें हों, चाहे जींद हो, चाहे कैथड़ हो, कांग्रेस के सभी दिग्गजों की जो जगह थी वहाँ उनके सुपड़े साफ हो गए। सर देखिए, निश्चित रूप से सब अपना अपना आकलन करते हैं। वो तो अपना आकलन बताएंगे कि समर्थन के कारण से उनकी हार हुई या किस कारण से हुई, वो जो कैंडिडेट है आकलन करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जन आधार खिसक रहा है और देश भर में खिसक रहा है। कोई ऐसी बात हरियाणा में अकेले में ऐसा नहीं है। पिछले 5 राज्यों के चुनाव में हमने देखा कांग्रेस खाते भी नहीं खोल पाई, जो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में इतनी दुर्गति जो है हुई है। और अभी भी जो राज्यसभा में भी कांग्रेस की जो खुद ही कांग्रेस ने मतलब सेल्फ आउट जो होती है, बार बार उनके अंदर का अनुशासन बचा नहीं है। तो किस तरह से कांग्रेस की जो हालत हो रही है, जब केंद्रीय नेतृत्व कमज़ोर होता है तो इस तरह की हालत हुआ करते हैं। और उसके फालतू ये है कि कांग्रेस हर मुद्दे पर ऐसे जो लोकहित के मुद्दे हैं उनके विरोध में जाके अपनी और ज़्यादा जो है छवि खराब कर रही है। जैसे सिंबल पर ये नहीं लड़े थे और बिना सिंबल के इन सब स्थानों पर गए थे, लेकिन हमारे यहाँ निर्णय सब पार्टी में सामूहिक रूप से होते हैं। जब मिलकर बैठेंगे, विचार करेंगे तो किस प्रकार का निर्णय आता है आप सबसे साझा करेंगे। कब तक होने के? और 3 नगर निगम के चुनाव भी ड्यू हैं, फरीदाबाद, गुड़गांव और मानेसर, उस पर भी आगे बढ़ने वाले हैं। जो पंचायतों के चुनाव भी हम जो भी शेड्यूल आएगा चुनाव आयोग ने तय करना है, वो तो जब भी आए हम पहले से तैयारी में जुटे थे और अब एक बार इस काम से निपट गए हैं तो पुनश्च हरिओम अगली तैयारी के साथ तैयार।
फरीदाबाद पहुंचे शहरी निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने, आपको बता दें कि बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कमल गुप्ता ने निकाय चुनाव के रिजल्ट पर कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस तो पहले ही मैदान छोड़कर भाग गई थी। साथ ही उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव के लिए बीजेपी तैयार है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के पास कहने को कुछ है नहीं, लड़ने में उनका दम नहीं, कोई उन्होंने कैंडिडेट उतारा नहीं। हमने तो सब कैंडिडेट उतारे, हमारे 22 कैंडिडेट जीते, 3 कैंडिडेट जजप्पा के जीते, 25 जीते और 25 में जो 7-8 बचे वो भी भाजपा के समर्पित हैं। अब वो कोई छाछ तो बोले सो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 36 थे जो चुनाव ही नहीं लड़ा, गिरते हैं सह सवारी मैदानी जंग में। वो क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। अब ये हुड्डा साहब की आप बात कर रहे हो, हुड्डा साहब से पूछो ना कौन कंट्रोल में है। उनके तो कंट्रोल में इसके कांग्रेस के विधायक भी नहीं है। जिता दिया राज्यसभा का मेंबर भारतीय जनता पार्टी से समर्पित। क्या है उनके पास बताइए मुझे, उनकी क्या बात करेंगे आप। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है जी, 24 घंटे चुनाव के लिए तैयार है जी। अब ये आयोग जब चुनाव करवाएगा, भारतीय जनता पार्टी जोर शोर से चुनाव लड़ेगी और विजय हासिल करेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुक्रवार को गुरुग्राम पहुंचे। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गुरुग्राम में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए की बैठक ली। इस बैठक में जीएमडीए के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा बैठक में केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत सिंह भी शामिल हुए। बैठक में जीएमडीए के अधिकारियों के साथ गुरुग्राम के विकास कार्यों को गति देने के मुद्दे पर चर्चा हुई। इसके अलावा गुरुग्राम में जलभराव की समस्या, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने पर भी चर्चा की गई। तो फिलहाल सीएम मनोहर लाल का गुरुग्राम दौरा आज, जहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जीएमडीए की बैठक हुई, जहां पर जीएमडीए के अधिकारी मौजूद रहे। आपको जानकारी दे रहे हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंदरजीत भी इसमें शामिल हुए। अधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया गया। हरियाणा राज्यसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का केंद्रीय मंत्रियों से मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। शुक्रवार को राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से उनके आवास पर शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्तिकेय शर्मा को राज्यसभा चुनाव में जीत के लिए बधाई दी। साथ ही मुख्तार अब्बास नकवी और कार्तिकेय शर्मा के बीच कई और मुद्दों पर चर्चा हुई। तो फिलहाल आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी के आवास पर राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने उनसे मुलाकात की। दोनों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, किस तरीके से विकास और किस तरीके से हरियाणा के मुद्दों को कार्तिकेय शर्मा राज्यसभा में उठाएंगे, इसको लेकर भी चर्चा की गई। और मुख्तार अब्बास नकवी से कार्तिकेय शर्मा ने उनके आवास पर मुलाकात की। साथ ही केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कार्तिकेय शर्मा को जीत पर बधाइयां भी दी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस की प्रशंसा की है। अनुसंधान में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल के लिए हरियाणा पुलिस की तारीफ हुई है। साथ ही हरियाणा पुलिस जांच ऐप को देश भर में 3रा स्थान मिला है। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हरियाणा पुलिस की प्रशंसा की है। और आपको ये भी बता दें कि अनुसंधान में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल को सराहा गया है। हरियाणा पुलिस की प्रशंसा, गृह मंत्रालय ने इसकी तारीफ की है। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस जांच ऐप को देश भर में 3रा स्थान मिला है। CCTNS हैकथॉन साइबर चैलेंज 2022 को लेकर बात है। कैसे काम करती है ये ऐप? किसी भी स्थान से प्राथमिकी दर्ज की जा सकती है इस ऐप के जरिए। जो हरियाणा पुलिस का जांच ऐप है वो कैसे काम करता है आपको बता रहे हैं। डिजिटल रूप से कहीं से भी प्राथमिकी दर्ज हो सकती है।
तो सीधे आप डिजिटल तरीके से अपनी जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर सकते हैं इस ऐप के जरिए। निकिता गहलोत ने ऐप को डिजाइन किया है। आपको बता दें, हरियाणा पुलिस की इस ऐप को निकिता गहलोत ने डिजाइन किया है। इस ऐप के जरिए आप डिजिटली अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। निकिता गहलोत एसपी हांसी की है और एफआईआर की प्रति देने का विकल्प भी इसमें रखा गया है। इस ऐप में क्या क्या सुविधाएं हैं वो भी आपको बता रहे हैं। वॉइस टू टेस्ट टाइपिंग सुविधा उपलब्ध है। आप सीधे वॉइस से अपनी टाइपिंग कर सकती है अगर आपको हिंदी या इंग्लिश टाइप करना नहीं आता है। तस्वीरें अपलोड करने की भी सुविधा है कि आपके साथ क्या हुआ है, आप किस चीज़ की रिपोर्ट दर्ज करना चाहते हैं, प्रूफ के तौर पर आप तस्वीरें भी अपलोड कर सकते हैं। भौगोलिक स्थान कल्चर की सुविधा भी इसमें दी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुग्राम में अवैध कॉलोनियों के बाद अब लाइसेंस कॉलोनियों में हो रहे अवैध निर्माण पर जल्द ही पीला पंजा चलेगा। शिकायत मिलने पर डीटीपी विभाग कार्रवाई करने की तैयारी में है। देखिए रिपोर्ट। अवैध निर्माण करने वाले हो जाओ सावधान, अब लाइसेंस कॉलोनी पर शिकंजा। अवैध निर्माण करने पर चलेगा पीला पंजा। सीएम विंडो पर आ चुकी हैं शिकायतें। अगर आपने गुरुग्राम में मकान ले रखा है और नक्शे के मुताबिक आपका मकान नहीं बना तो सावधान हो जाइए। आपके मकान में कभी भी पीला पंजा चल सकता है, क्योंकि हरियाणा सरकार लाइसेंस कॉलोनियों पर अवैध निर्माण को लेकर सख्त है। सीएम विंडो पर 60 से 70 शिकायतें लाइसेंस कॉलोनी की आ चुकी हैं, जिसमें नक्शे के मुताबिक मकान न बनाने की बात कही गई है। इसके बाद डीटीपी विभाग ने लाइसेंस कॉलोनी में अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की तैयारी कर ली है। वहीं सीएम मनोहर लाल ने भी ग्रीवेंस कमेटी में आदेश दिए थे कि सीएम विंडो पर जो भी शिकायतें आ रही हैं उसकी जांच कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। चीफ मिनिस्टर ने ग्रीवियंस कमेटी मीटिंग ली थी और उसमें ये कहा गया कि जो भी सीएम विंडो पोर्टल पर कंप्लेंट्स आती हैं उसको हमें बहुत ही ध्यान से देखना चाहिए, क्योंकि डेमोलिशन ड्राइव्स बहुत रेगुलरली और काफ़ी होती हैं। तो कई बार लाइसेंस कॉलोनीज में इंडिविजुअल कंप्लेंट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जा रहा था, लेकिन अब हमारे पास पिछले कुछ 1-2 महीने से लगभग 120 कंप्लेंट्स सीएम पोर्टल पर आ रखी हैं। उस 120 कंप्लेंट्स में से लगभग 50 to 60% कंप्लेंट्स इंडिविजुअल लाइसेंस कॉलोनीज़ में हैं, जो कि ये कह रहे हैं कि छज्जा बढ़ा लिया, एडिशनल कंस्ट्रक्शन है, वायलेशन कर रहे हैं, ओसी के बाद वायलेशन कर रहे हैं। तो हम उसको शो कॉज नोटिस, रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर देकर या तो उसको सीलिंग करेंगे या उसकी एफआईआर दर्ज कराएंगे या उसको डिमोलिश करेंगे। डीटीपी विभाग पहले से ही गुरुग्राम और मानेसर में अवैध कॉलोनियों और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, लेकिन अब लाइसेंस कॉलोनियों के खिलाफ भी शिकायतें आने लगी हैं। बहरहाल अब देखना होगा कि कितने अवैध निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। गुरुग्राम से संजय की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमटीएम बिल्डर को कंज्यूमर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कंज्यूमर कोर्ट ने एमटीएम बिल्डर के एमटीएम मर्लिन सोसाइटी में बनाए जा रहे टावर 11 को कंज्यूमर कोर्ट ने अवैध करार दिया है। एमटीएम बिल्डर पर गुरुग्राम के सेक्टर 67 में मर्लिन प्रोजेक्ट के कॉमन एरिया में अवैध रूप से टावर निर्माण कराने को लेकर आरोप लगा है। आपको बता दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 67 में मर्लिन प्रोजेक्ट में 10 टावर बनाए गए थे, जिनको बिल्डर ने बेच दिया है, लेकिन इसके बाद इस प्रोजेक्ट के अंदर कॉमन एरिया में एक और नए टावर का निर्माण शुरू कर दिया गया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने इस बात का विरोध किया और इसकी शिकायत की। लोगों का कहना है कि जिस तरह से 11वें टावर का निर्माण किया जा रहा है वो बिल्कुल अवैध है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कंज्यूमर कोर्ट ने एमटीएम बिल्डर पर क्या कार्रवाई की है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको जानकारी देते हैं कि आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई है। एमटीएम मर्लिन का टावर नंबर 11 अवैध घोषित किया गया है। आपको बता दें कंज्यूमर कोर्ट ने निर्माणाधीन टावर अवैध घोषित किया है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि बायर्स के कॉमन एरिया में अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं। आपको यह भी जानकारी दे दें कि गुरुग्राम के सेक्टर 67 में यह अवैध टावर बन रहा था। मर्लिन प्रोजेक्ट में कुल 10 टावर की अनुमति थी। बिल्डर सभी 10 टावर के फ्लैट्स बेच चुका है। तो फिलहाल एमटीएम पर कोर्ट का शिकंजा। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं आखिर एमटीएम बिल्डर पर कार्रवाई क्यों हुई है।
तो फिलहाल आपको जानकारी देते हैं कि बायर्स के कॉमन एरिया में अवैध निर्माण के आरोप लगे हैं, इसलिए M3M बिल्डर पर कार्रवाई की गई है। वहीं आपको ये भी जानकारी दे दें कि ये शिकायत जो है वो वहां रह रहे लोगों की ओर से की गई थी। मर्लिन प्रोजेक्ट में कुल 10 टावर की अनुमति थी और 10 टावर फुल हो चुके थे। ये भी जो शिकायत है वो दर्ज की गई है। मर्लिन प्रोजेक्ट में कुल 10 टावर की अनुमति थी और M3M मर्लिन में रहने वाले लोगों ने इसकी शिकायत की थी। 10 जो बिल्डिंग्स बनी थी वो पूरी तरीके से फुल हो चुकी थी। आपको बता दें M3M मर्लिन में बन रहे 11वें टावर को अवैध बताया गया है। कंज्यूमर कोर्ट की तरफ से इस टावर को पूरी तरीके से अवैध बताया गया है। बहादुरगढ़ में इंसानियत को शर्मसार करने वाली वारदात सामने आई है। मालिक ने अपने ड्राइवर का एक ऐसा जख्म दिया, वो अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। देखिए रिपोर्ट। इंसानियत शर्मसार, मामूली कहासुनी में बड़ा विवाद, ड्राइवर को किया लहूलुहान। एक नहीं, दो नहीं, कई किए वार। खून से लथपथ इस शख्स को किसी और ने नहीं बल्कि उस शख्स ने लहूलुहान किया है जिसके लिए वो 24 घंटे हाजिर रहता था। उसको ले जाने और ले आने में, लेकिन उस शख्स को ऐसे जख्म देने में जरा सा भी दर्द नहीं हुआ। उसने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चाकू से कई वार किए और तब तक पीटता रहा जब तक वो बेसुध नहीं हो गया। पीड़ित पवन बहादुरगढ़ में एक होटल के मालिक की गाड़ी चलाता है। उसे इतना भी अंदाजा नहीं था कि जिस मालिक के लिए वो हर समय हाजिर रहता है वो मामूली कहासुनी पर उसे इतना बड़ा जख्म देगा। कई वार करने के बाद आरोपी मालिक पवन को घायल अवस्था में छोड़कर अपने साथी के साथ फरार हो गया। लोगों ने पवन को अस्पताल पहुंचाया। सूचना मिलने पर पुलिस भी पहुंची। इनका ये इसके यहाँ पे काम करता होटल में, ड्राइवर था कौन जगवीर के यहाँ पे। तो इनका किसी बात पे झगड़ा था, जो बात अभी सामने नहीं आई है। तो अभी उसके बयान अंकित किए जाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, लेकिन कब ये देखने वाली बात होगी या फिर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। बहादुरगढ़ से जगदीप की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने अचानक बल्लभगढ़ के नगर निगम के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां पर मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों के साथ बातचीत की तो वहीं जनता की भी समस्याएं सुनी। इस बीच कई समस्याओं को लेकर हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा अधिकारियों पर आग बबूला हो गए और अधिकारियों को जमकर लताड़ लगाई। वहीं लोगों की समस्या को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। तो मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई। शिकायत जो मिल रही है उसका समाधान करने के आदेश दिए और नगर निगम का ये औचक निरीक्षण किया गया। मंत्री मूलचंद शर्मा ने अधिकारियों को इस दौरान फटकार भी लगाते हुए नजर आए। साथ ही मूलचंद शर्मा की तरफ से जो लोगों की समस्याएं हैं उन्हें जल्द उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया गया। और हरियाणा विशेष में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।